नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मध्य छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की, जहां हिमाचल दौरे पर सीएम भूपेश बघेल चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। आज शाम को सीएम लौटेंगे रायपुर। तो हिमाचल में स्टार प्रचारक हैं और साथ ही सीनियर ऑब्जर्वर हैं सीएम भूपेश बघेल, और इसी सिलसिले में हिमाचल के दौरे के दौरान अब वे जनसभा को संबोधित कर अब चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और आज शाम को ही रायपुर के लिए लौट जाएंगे। तो हिमाचल में चुनाव के चलते एक अहम जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को है और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे सीएम। छत्तीसगढ़ का मॉडल सभी के सामने रखा जाएगा। कांग्रेस सरकार के दौरान क्या कुछ काम किए गए हैं और उससे क्या लाभ मिला है हम लोगों को, ये तमाम बखान। और आप ये देखिए कि आज शाम को सीएम रायपुर लौट आएंगे, अपने कुछ अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन आज जो हिमाचल का दौरा है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12 तारीख को वोटिंग है और इस सिलसिले में हिमाचल में कांग्रेस का जो पूरा प्लान है वो बताना, और क्यों बेहतर कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में काम कर पा रही है, क्या तरीका है, ये तमाम चीजें और कई सारे मुद्दे जिनको लेकर प्रमुखता से मुखर होकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उठाते आ रहे हैं। और चलिए अगली खबर है छत्तीसगढ़ से। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन आज से बस्तर का दौरा करेंगे। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, तो इसका प्रचार करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि पहले बस्तर में स्काउट एंड गाइड के कार्यक्रम में शामिल होंगी और सुकमा में लोगों से मुलाकात करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अगली खबर, भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए आज से नामांकन, 17 नवंबर तक चलेगा नॉमिनेशन। बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक नहीं खोले अपने पत्ते। 5 दिसंबर को मतदान, 8 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। तो रायपुर से खबर है, जहां भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए आज से नामांकन दाखिल किया जाना है और 17 नवंबर तक नॉमिनेशन किया जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। 5 दिसंबर को मतदान होना है और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। बड़ी खबर है रायपुर से, भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए आज से नामांकन भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और ये प्रक्रिया 17 नवंबर तक चलेगी। तो मुख्य जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता जुड़ गई हैं। ममता, भानु प्रतापपुर उपचुनाव आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, 17 नवंबर तक की पूरी प्रक्रिया चलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि आखिरकार उम्मीदवार कौन होगा। ममता, बिल्कुल, देखिए आज से भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, 17 नवंबर तक रहेगी। बीजेपी और कांग्रेस अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों ही पार्टियों को लेकर ये लग रहा है कि 17 नवंबर चूंकि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है, ऐसे में उसके पहले ही 15 कांग्रेस जिस तरह से इशारा करी थी कि 15 नवंबर को जो है वो जो प्रत्याशी है उसके नाम की घोषणा हो सकती है। और बीजेपी के साथ भी यही संभावना व्यक्त की जा रही है कि 15 नवंबर तक वो लोग नाम की घोषणा कर देंगे। पिछले दिनों कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई थी और 14 नाम जो है वो सामने लाए गए हैं और उन 14 नामों की सूची बनाकर हाईकमान को भेज दी गई है, जिसके बाद में वहां से नाम पे मुहर लगेगी। बीजेपी से भी पर्यवेक्षक दल कल भानु प्रतापपुर गया हुआ है और वहां पर दौरा करने के बाद में जो है वो कहा जा रहा है कि नाम जो है वो फाइनल किया जाएगा। बीजेपी की भी बैठक होगी जहां पर नामों के कितने नाम हो सकते हैं, संभावित नामों पर चर्चा होगी और उसके बाद में एक नाम पर मुहर लगेगी। जाहिर तौर पर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों के लिए ये जो उपचुनाव है काफी प्रतिष्ठा का सवाल है। ऐसे समय में जब विधानसभा चुनाव जो है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में ये जो चुनाव के नतीजे हैं काफी मायने रखते हैं। बस्तर और सरगुजा दोनों ही जगह पर अगर हम बात करें तो बीजेपी
नील है। तो जाहिर तौर पर वो चाहेगी कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव के जरिए जो है एक अच्छी जो है वो दस्तक हो सके, यानी कि शुरुआत हो सके। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस भी अपने पूरी ताकत झोंकने की बात कह रही है, क्योंकि इस कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने अब तक जो काम किया है उस पर मुहर लगेगी। और चूंकि बस्तर का एक तरह से कह सकते हैं कि चारमा से जो है वो बस्तर का दरवाजा कहा जाता है कि एंट्रेंस गेट कहा जाता है, और जो उसी विधानसभा क्षेत्र का इलाका है भानु प्रतापपुर भी, भानु प्रतापपुर के, तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पे दोनों ही पार्टियां जो है ये कोशिश करेंगी कि ऐसे प्रत्याशी को सामने लाया जाए जहां पर दोनों एक दूसरे को कड़ा जो है वो चैलेंज दे सके। जी बिल्कुल। ममता, यहाँ पर जो सावित्री मंडावी हैं उनका नाम तो सामने आया है कांग्रेस की तरफ से कि संभावित वो उम्मीदवार हो सकती हैं। क्या कुछ अटकलें बीजेपी में भी समझ में आ रही हैं? देखिए, सावित्री मंडावी को लेकर जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तो ये पूरी तरीके से ये माना जा रहा था कि सावित्री मंडावी को टिकट दी जाएगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी चाहे के तमाम जो वरिष्ठ नेता, चाहे पीएल पुनिया की बात करें, चाहे मोहन मरकाम हो, चाहे और भी लोग हैं, उन्होंने इशारा किया है कि अभी तो नाम पर डिस्कशन होगा, उसके बाद भी फाइनल किया जाएगा, क्योंकि 14 और लोगों ने भी नाम दिए हैं। हालांकि लगभग संभावना व्यक्त की जा रही है कि सावित्री मंडावी को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन किसी और संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो बीजेपी को लेकर भी बात करें तो बीजेपी जो है वो भी कोशिश कर रही है कि पैरेलल ऐसा चेहरा लाया जाए जिसने पहले जो है वो लगातार चर्चित रहा हो वहाँ पे और जाना माना चेहरा रहा हो। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि आप पार्टी जो है, आप पार्टी भी के प्रत्याशी को लेकर भी ये कोशिश की जा रही है, आप पार्टी भी कोशिश की जा रही है कि ऐसा प्रत्याशी खड़ा किया जाए जो चैलेंज दे सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि दोनों ही तरफ से ऐसे प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश है जो एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे सके या फिर जीत कर आ सके। चलिए अगली खबर का अब हम जिक्र करेंगे। रायपुर से ही बड़ी खबर है जहां मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत मिली है। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को बड़ी राहत मिली। एमबीबीएस की 150 सीटों पर हो सकेगा एडमिशन। नेशनल मेडिकल कमीशन ने अनुमति दी है और इसके लिए मांग भी चली आ रही थी और आप देखिए कि काफी विरोध भी किया गया, तब जाकर ये खुशखबरी मेडिकल छात्रों को मिली है, बड़ी राहत मिली है। रायपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को मिली राहत, बड़ी राहत। एमबीबीएस की 150 सीटों पर हो सकेगा एडमिशन। चिरमिरी नगर निगम में सिटी बसें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। साल 2017 में सिटी में बस सर्विस के लिए 7 बसें नगर निगम को मिली थी। बस स्टैंड में बसें खड़ी खड़ी कबाड़ हो गईं। कोरोना काल के बाद इन बसों को दोबारा सड़कों पर नहीं उतारा गया, जिसके कारण बसें अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। सिटी बसों के संचालन के लिए समिति बनाई गई थी। समिति के अध्यक्ष कलेक्टर हैं। बावजूद इसके सिटी बसें 3 सालों से खड़ी हैं। अब नगर निगम के आयुक्त फंड से बस को बनवाने की बात कह रहे हैं। सिटी बसों को कबाड़ होने पर पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल इसमें भ्रष्टाचार बता रहे हैं। दुख है ये कहते हुए कि आज हमारी सरकार है और जहां हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी नित्य नए जन उपयोगी तरह तरह के स्कीम्स लाकर लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वहीं पे चिरमिरी नगर निगम के भ्रष्ट, निकम्मे और लापरवाह अधिकारी बैठकर और भूपेश सरकार के पूरे योजनाओं को बंटाधार करने का काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे सरकार के योजनाओं को विफल करने का अधिकारियों का एक कुचक्र चल रहा है। सिटी बस जो बहुत महत्वपूर्ण योजना था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का स्वर्णिम योजना था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सिटी बस का संचालन का एक बड़ा निर्णय लेते हुए सिटी बस का संचालन कराया था। ये उसमें भी भ्रष्टाचार करने के लिए, क्योंकि एक निश्चित अवधि के बाद गाड़ी कंडम हो जाते हैं और एक खड़ा गाड़ियों को कंडम करके एक बड़ी योजना इनकी भ्रष्टाचार करने की है, उसको कौड़ियों के दाम पे बेचने की है, ऐसी मुझे आशंका है। और पूरी तरह से नगर निगम चिरमिरी फैल हो चुका है और एक भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बनकर रख दिया। बस का संचालन किया जा रहा है, 2 सिटी बसें संचालित हो रही है, चिरमिरी से मनेंद्र, चिरमिरी से बैकुंठपुर। बाकी जो बसें खराब है उसमें कुछ खर्चे हैं, उसके लिए हमने शासन को लिखा हुआ है, जैसे ही आएगा वैसे ही हम चालू करवाएंगे। इसके अलावा हमने ठेकेदारों को भी कहा है कि जो बसों का संचालन करें, बसों का संचालन करें और जैसे नहीं करता है तो हम
सूरजपुर के भैयाथान ब्लॉक में कोल परियोजना के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में कई ग्रामीणों ने कोल परियोजना का विरोध किया। लोगों का कहना है कि भास्कर पारा में कोल खदान खोलने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, साथ ही कृषि योग्य भूमि पर भी इसका असर पड़ेगा। लोगों ने पर्यावरण को भी खतरा बताते हुए परियोजना का विरोध किया। हालांकि कोल परियोजना के डायरेक्टर का कहना है कि गांव वालों की जो भी समस्या होगी उसे दूर किया जाएगा। बता दें कि कोल परियोजना के लिए आधा दर्जन गाँव के 932 हेक्टेयर जमीन पर प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुली कोयला खदान प्रस्तावित है। पर्यावरण स्वीकृति की जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। हम अपने पंचायत से ग्राम सभा में मतलब बोले तो प्रस्ताव दिए हैं कि यहाँ कोल माइट खदान नहीं खुलना चाहिए, और हम लोग हमारे जितने भी ग्रामवासी हैं, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, सभी का मन है, विचार बना के बोले हैं कि वहाँ हम खदान नहीं खुलने देंगे, क्योंकि हमारे पूरा गांव पूरा मतलब कि जमीन खदान पूरा प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए हम लोग खदान खुलने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। कि जन सुनवाई पर्यावरण स्वीकृत हेतु आहूत की गई थी। सभी ग्रामवासियों ने सबने अपने टीका टिप्पणी सुझाव रखे, और मेन चीज़ उनकी चिकित्सा, स्कूल शिक्षा, ज़मीन को लेके, मुआवजा को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके थी। उसको हमने अपने लास्ट के उसमें संक्षेप में। जशपुर के कुनकुरी में रसूखदारों के द्वारा नियम कानून को धता बताते हुए पत्थर खदानों में अवैध रूप से ब्लास्टिंग की जा रही है। जशपुर में धार्मिक आस्था का केंद्र बन चुके मघेश्वर पहाड़ जिले का विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग दर्जा दिया गया है, और उसके ठीक नीचे पत्थर खदान में अवैध रूप से ब्लास्टिंग की जा रही है। ब्लास्टिंग से धार्मिक आस्था के केंद्र मधेश्वर पहाड़ पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ गया है। इस रास्ते से जाने वाले लोग कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं, और इस मामले पर अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हम लोग यहाँ ब्लास्टिंग होता है, हम लोग पढ़ते रहते हैं, तब भी अचानक हो जाता है। मतलब हमें डर लगता है, पत्थर गिरता है कभी। जब यहाँ पे ब्लास्टिंग होता है ना, तो ऐसे टाइप से लगता है जैसा कि ज्वालामुखी फट गया है, और यहाँ पास के छोटे छोटे पौधे रहते हैं ना, वो भी दब जाते हैं, तो हमारे पर्यावरण पे भी वो नष्ट होता है। बिल्कुल सही बात है, और इसको हम पहले भी रोकने का प्रयास करते रहे हैं। और इसमें जितने भी माइंस हैं, हमारे जो विपक्ष के भाजपा के साथी हैं, उन्हीं लोगों के वो खदान है। और अगर उनको इतना ही धन के प्रति उनका लगाव है, उनकी आस्था है, तो स्वयं तो उनको बंद कर देना चाहिए। हम लोग अपने स्तर से प्रयासरत हैं कि ये सारी चीज़ें बंद हो, क्योंकि बहुत खूबसूरत क्षेत्र है, और विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग मधेश्वर को जो निरूपित हम ही लोगों ने करना चालू किया है। उनका कभी इस पर दिन नहीं था। 15 साल से वो खदान संचालित हो रहे हैं, उसको उन्हीं लोगों को बंद कर देना चाहिए था। जब आज वो आरोप हम लोगों पर लगा था, किसी भी चीज़ को करने में थोड़ा। मुंगेली में चल रहे अवैध प्लॉटिंग के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी शिकायत लेकर जिला पंचायत सदस्य शीलू साहू कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से भू माफियाओं और अवैध प्लॉटिंग पर नकेल कसने की मांग की। गौरतलब है कि मुंगेली नगर और शहर से लगे रामगढ़, सूरी घाट, करही, देवरी इलाके में किसानों को बरगलाकर भू माफिया इनकी जमीनों को आने पौने दामों पर सौदा कर लेते हैं, और बाद में किसानों को उनकी रकम भी नहीं मिलती। अधिकांश प्लॉटिंग तो नियमों के खिलाफ की जा रही है। मैंने मातहत अधिकारियों को, अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि इस पे नियमानुसार कार्रवाई करें, ताकि इस तरह की प्रैक्टिसेस पे कंट्रोल किया जा सके। आज अवैध प्लॉटिंग मुंगेली शहर में जो अवैध प्लॉटिंग की जा रही है कई ग्रामों कई शहरों में, उसके विरुद्ध हमने आज एक ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर महोदय को। यहाँ पर मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में करही, गिधा, रामगढ़, सूरी घाट, धर्मपुरा में कई ग्रामों में और रायपुर रोड सभी जगहों पे अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है, और इसमें भोले भाले किसानों से सस्ती दर पर खरीद कर उनको अवैध प्लॉटिंग कर। भिलाई के एक होटल में युवक और युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। होटल मैनेजर ने घटना की सूचना पुलिस को दी। दोनों मृतक की पहचान कोहका निवासी तापसी और
कातुल बोर्ड निवासी अफरोज के रूप में हुई है। दोनों के शव एक साथ पंखे पर लटके मिले। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक युवती ने मृतक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। 50 दिनों तक युवक जेल में था, लेकिन अब दोनों के शव एक साथ मिलने से पूरा मामला संदेहास्पद हो गया। बताया जा रहा है कि मृतक अफरोज शादीशुदा था। सोशल मीडिया के माध्यम से वह तापसी से मिला था, जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध बने और दोनों के घर वालों को इस रिश्ते से ऐतराज था, जिसके बाद दोनों होटल में आकर रहने लगे और आज उन दोनों की लाश मिली है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और लड़का अफरोज कल इस होटल में, प्रिंस होटल में, कल लड़की तो 2 बजे आई थी, लड़का 4 बजे आया था और दोनों एक रूम में रुके हुए थे। और आज सुबह देखा गया तो 9 बजे तो दरवाज़ा खोले तो दोनों हाथों में एक साथ लटके पाया गया है और दोनों के एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसलिए ये आपस में। कोंडागांव जिले में धान खरीदी केंद्र में धान लेकर किसान पहुंचने लगे हैं। जिले में 57 धान खरीदी केंद्रों में से 8 धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी शुरू हो गई है। 45 किसानों से 1795 क्विंटल धान की खरीदी हुई। धान सुखाने के बाद किसान धान बेचने आने लगे हैं। खरीदी केंद्रों पर पहुंचे किसानों का स्वागत फूल माला से किया जा रहा है। जिले के गिरोला धान खरीदी केंद्र में 8वें दिन 260 क्विंटल धान की खरीदी हुई। धमतरी में नहर में डूब रहे 3 लोगों की जान को युवकों ने बचा लिया। 3 लोगों की जान बचाने वाले दोनों युवकों की हर तरफ तारीफ हो रही है। कार्तिक पूर्णिमा की सुबह स्नान करने धमतरी से मां बाप और बेटी रुद्री नगर में नहर में गए हुए थे और नहाते नहाते तीनों गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इसी बीच साइकिलिंग के लिए निकले 2 युवकों की नजर डूबते हुए तीनों लोगों पर पड़ी। युवकों ने फौरन मदद करने का फैसला लिया और वहां से गुजर रही गाड़ियों को रोका। एक रस्सी का इंतजाम कर तीनों को सुरक्षित नहर से बाहर निकाला गया। जान बचाने वाले युवकों के काम की चौतरफा तारीफ हो रही है। धमतरी महापौर सहित स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों का सम्मान किया। मैंने मानवता के नाते ये काम किया है और मेरे को तो तैरने नहीं आता, लेकिन उस बीच मैं सूझबूझ दिखाकर पिकअप वाहन को रुकवाया और उसे डोर को मंगा और रस्सी से सहारे तीनों उसके दंपत्ति को मैंने और साथ। कोरबा जिला अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार महिला मरीज से नशे की हालत में डॉक्टर ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर को प्रबंधन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और इस मामले में जानकारी मिलते ही प्रबंधन ने इस मामले में संज्ञान लिया है। इससे पहले भी इस तरह की हरकतें अस्पताल में हो चुकी हैं। कोरबा से बड़ी जानकारी, जहां जिला अस्पताल में बदसलूकी का मामला सामने आया है। मेरे को संज्ञान में आया है बात वाली वीडियो प्राप्त हुआ और उसको शोकास नोटिस इशू करूँगा। 10 दिसंबर में नियमानुसार था। भाई क्या बात है सामने अब तक कुछ बात है वो सामने कौन डॉक्टर थे वो ड्यूटी पे और मरीज के कैजुअलिटी के डॉक्टर्स थे और वो जो मैंने देखा मेरे को मतलब जो पता चला जैसे कि वो काफ़ी मतलब एक्साइटेड थे और हाँ ऐसा मतलब बराबर बात नहीं सामने फिर जारी कर रहा हूँ। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज खेला जाएगा और आज एडिलेड ओवल में भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होगा। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में चौथी बार इंग्लैंड से भिड़ने जा रही है। भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप में 2 बार इंग्लैंड को हराया है, जबकि इंग्लैंड की टीम एक मुकाबला जीतने में सफल रही है। वहीं दोनों टीमें अब तक T20 क्रिकेट में 22 बार भिड़ी हैं। भारतीय टीम 12 बार जीतने में सफल रही है, वहीं इंग्लैंड की टीम ने 10 बार भारत के खिलाफ जीत हासिल की है। एडिलेड का ओवल तैयार है महा मुकाबले के लिए। वो मुकाबला जो तय करेगा कि फाइनल में कौन पहुंचेगा। हालांकि भारत और इंग्लिश टीम के बीच होने जा रहे सेमीफाइनल मैच में पलड़ा टीम इंडिया का ही भारी माना जा रहा है। आंकड़े ये बताते हैं कि दोनों टीमों के बीच हुए T20 इंटरनेशनल मैचेस में टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है। अब तक दोनों टीमों के बीच 22 मुकाबले खेले गए, जिनमें 12 मैच टीम इंडिया ने जीते, जबकि 10 मुकाबले इंग्लैंड की टीम ने अपने नाम किए। वहीं T20 वर्ल्ड कप के मुकाबलों की बात की जाए तो भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैच हुए हैं और इनमें से भी 2 मुकाबले टीम इंडिया ने तो 1 मैच इंग्लैंड ने जीता है। दोनों टीमों के बीच T20 वर्ल्ड कप में आखिरी मुकाबला 10 साल पहले साल 2012 में हुआ था।
तब श्रीलंका में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने एक तरफा जीत अंग्रेजी टीम पर दर्ज की थी। इंडिया ने यह मुकाबला 90 रनों के बड़े अंतर के साथ जीता था। जाहिर है इस हार को इंग्लैंड की टीम आज तक भुला नहीं पाई होगी, लेकिन इससे पहले साल 2009 में दोनों के बीच हुई भिड़ंत में इंग्लैंड की टीम ने भारत को बेहद नजदीकी मुकाबले में महज 3 रनों से हराया था। वहीं साल 2007 में दोनों टीमों के बीच हुई भिड़ंत को आज तक भारतीय क्रिकेट फैंस बड़े दिन के तौर पर याद रखते हैं। इस मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 18 रनों से हराया तो था ही, लेकिन इस मैच में पूर्व धुरंधर बल्लेबाज युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के जड़कर इतिहास बनाया था। उन्होंने इंग्लैंड के पेसर स्टुअर्ट ब्रॉड की 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़े थे। हालांकि आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के किसी नॉकआउट मैच में भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कोई मुकाबला नहीं हुआ है। वहीं T20 वर्ल्ड कप 2022 की बात की जाए तो रोहित शर्मा एंड कंपनी ने सुपर 12 स्टेज में सिर्फ एक मैच साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ गंवाया था और बाकी सारे मैच जीतकर पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंची थी, जबकि इंग्लैंड आयरलैंड के खिलाफ अपसेट होने के बाद यहां तक पहुंचने में कामयाब रही। श्रीलंका के खिलाफ पिछले मैच में भी उसे मुश्किल से जीत मिली थी। ये तमाम पहलू बताते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल में टीम इंडिया का पलड़ा भारी होगा। गौरतलब है कि भारत ने 15 साल पहले T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन ही अपने नाम किया था। साल 2007 में टीम इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पाकिस्तान को हराकर अपना एकमात्र T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता था, जिसके बाद अब टीम इंडिया को 15 सालों से दूसरे खिताब का इंतजार है। वहीं इंग्लैंड की टीम ने साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रायपुर से खबर है, राजधानी में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी घटकर आ गई 800 मीटर तक। हवाई सेवाओं और पर पड़ सकता है असर। पहाड़ी क्षेत्रों में भी घना कोहरा छाया हुआ है। अब धुंध धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, कोहरा छाता है। अब राजधानी में घना कोहरा छाया रहा, विजिबिलिटी घटकर 800 मीटर तक हो गई।